हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज थोड़ा सा हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में, जिसका कि वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। और इसमें बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन का जो पीएलए आर्मी है वो 60 किलोमीटर प्रवेश कर गया है। चीन का जो पीएलए आर्मी है वो 60 किलोमीटर क्या कर गया है? प्रवेश कर गया है। इस चीज को आज हम जानेंगे। तो ये वायरल न्यूज की अगर बात करें तो वायरल न्यूज में बताया जा रहा है कि ऊपरी सुबनसिरी और तास्किंग में चाइना 60 किलोमीटर अंदर घुस कर करके कैंप और रोड बना रहा है। ये दावा करने वाले जो संस्था है उसका नाम है एनडब्ल्यूएस। एनडब्ल्यूएस का दावा है। और एनडब्ल्यूएस क्या है? एनडब्ल्यूएस है एक ना वेलफेयर सोसाइटी। और ये दावा करता है कि पीएलए ने तास्किंग और ऊपरी सुबनसिरी क्षेत्र में भारतीय शिविर और सड़कें बना रही है या बना ली है। तो लेकिन आगे चल के ये बात को भैया, जब एनडब्ल्यूएस ये बात को का दावा करता है, उसके लिए एनडब्ल्यूएस क्या करता है? ज्ञापन प्रस्तुत करता है, अपने जिला प्रशासन को सत्यापन देता है और ये बात की जानकारी देती है कि पीएलए के द्वारा ऐसा काम हुआ है, जो कि भारत के 60 किलोमीटर अंदर तक पीएलए आर्मी घुस गई है और भारत की जमीन को ऑक्युपाइज कर लिया है। तो यहां पर देखिए, लेकिन इसके बाद भारतीय सेना का जवाब आता है और इस सभी दावों को स्पष्ट रूप से खारिज किया गया है और गलत और निराधार बताया गया कि पीएलए के द्वारा ऐसा कहीं कुछ नहीं किया गया है। साथ साथ देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री है ना पेमा खांडू और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट किया कि कोई घुसपैठ नहीं हुआ और एलएसी पर पूरा कंट्रोल नियंत्रित है। और एनडब्ल्यूएस का जितनी भी बातें थे उनको बेबुनियाद बताया गया और उस दावे को पूरी तरह खारिज किया गया और सारे चीनी घुसपैठ को बेबुनियाद बताया गया है कि ऐसा कहीं भी कोई घटना नहीं है। ये कि सारी की सारी घटनाएं क्या है? अफवाह है। लेकिन थोड़ा सा संशय का विषय ये बन जाता है कि आखिर इस नेताओं पर कैसे विश्वास किया जाए, क्योंकि इससे पहले राजनाथ सिंह ने दावा किया था कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर में, जब हमारी भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो हमारे कोई भी भारतीय सेनाओं के साथ कोई भी कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुआ था। लेकिन बाद में क्या निकल कर आया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत 13 महीना 15 महीना के बाद निकल कर आया, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे 10 से 15 लोग मारे गए, हमारे 10 से 15 भारतीय सेना मारे गए थे। साथ साथ कैसे इस नेता पर भरोसा किया जाए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री बीच संसद में खुलकर बोले थे कि हमारा कोई भी राफेल विमान नहीं गिराया गया। लेकिन बाद में भारतीय सेना ने यह साबित किया, ये पुष्टि किया कि हमारे 5 राफेल विमान गिराए जा चुके हैं। तो थोड़ा ये संशय का विषय है। और हमारी जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो भी मौन बैठा हुआ इस न्यूज को कवर नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर मीडिया हमारे देश का चौथा पिलर होता है, वही हमको सही और गलत का रास्ता बताता है। लेकिन आज की मीडिया जो है गोदी मीडिया बन चुका है और सरकार के फेवर में काम करता है। तो हमारी मीडिया भी इस खबर को दिखाना नहीं चाह रही है, जिसके कारण से थोड़ा सा संशय का विषय बना हुआ, क्योंकि नेता पे भरोसा नहीं किया। नेता आज कल के जो नेता हैं वो बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगे हैं, जिससे कि थोड़ा सा विश्वास करना, इनकी बातों पर विश्वास करना थोड़ा सा आहस महसूस फील कराता है कि भाई विश्वास करें या विश्वास नहीं करें। एक चीज बात निकल कर आता है कि चाइना आखिर अरुणाचल प्रदेश को पे दावा इतना क्यों ठोकता है, क्योंकि इससे पहले देखे थे कि सोनम वांगचुक के द्वारा भी लद्दाख के बारे में भी बोला गया था। सोनम वांगचुक के द्वारा लद्दाख के बारे में बोला गया था कि चाइना जो है लद्दाख के क्षेत्र में घुस गया है और बहुत अंदर तक घुस गया और भारतीय जमीन को अतिक्रमण कर लिया, ऑक्युपाइज कर लिया। साथ साथ और भी बहुत बार ये न्यूज निकलकर सामने आया है। आखिर चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा क्यों बताता है? अगर जानना है तो आपको 1912-1914 के आसपास के समय में जाना पड़ेगा, ताकि हम ये पता लगा सके कि भैया आखिर चाइना अरुणाचल प्रदेश पे दावा ठोकता क्यों है। अगर हम देखें तो यहां पर क्या होता है कि 1914 में से पहले की बात करें, 1912 में हम जाए तो 1912 में उस वक्त की बात करें तो 1912 में पूरे चीन पर किंग राजवंश का शासन था। कौन सा राजवंश? किंग राजवंश का शासन था। और 1911 में चाइना में विरोध होता है और सन्यात सेन के द्वारा है ना किंग राजवंश की सत्ता को चाइना से उखाड़ के फेंक दिया जाता है। अब चाइना यहां पर किंग राजवंश से स्वतंत्र हो जाता है और यहां पर चाइना स्वतंत्र होने के साथ साथ उस वक्त जो तिब्बत क्षेत्र है,
तिब्बत को भी मौका मिल जाता है, इस तिब्बत को, कि हम भी किंग राज से स्वतंत्र होकर एक अलग देश बना ले। और 1912 में होता क्या है कि तिब्बत ने स्वतंत्रता की घोषणा करता है, तिब्बत स्वतंत्रता की घोषणा करता है और तिब्बत बताता है कि तिब्बत अब स्वतंत्र है। यहीं पर ब्रिटिश भारत को मौका मिल जाता है, जिसपे कि भारत जिस भारतीय जमीन पर ब्रिटिश का कब्जा था, क्योंकि भारत को आजादी नहीं मिली थी और भारत किसके दिन था, ब्रिटिश के दिन था। इसलिए ब्रिटिश भारत को मौका मिल जाता है कि जब तिब्बत खुद को स्वतंत्र देश घोषित करता है 1912 में चाइना के साथ, तो तिब्बत के जरिए ब्रिटिश भारत ये सोच रहा था कि अगर तिब्बत स्वतंत्र होगा तो इनको सबसे ज्यादा उस वक्त जो डर था ब्रिटिश भारत को, तो डर था रूस का। रूस का डर ये था ब्रिटिश भारत को कि कहीं रसिया तिब्बत के जरिए भारत पे आक्रमण ना कर दे। इसलिए ब्रिटिश भारत सोचता था कि तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। अगर स्वतंत्र राष्ट्र तिब्बत बनता है तो तिब्बत क्या करेगा, बफर स्टेट का काम करेगा। अर्थात ये बफर स्टेट का मतलब ये हो गया कि अगर रसिया का आक्रमण होगा तो पहले जो आक्रमण होगा किसके ऊपर होगा, तिब्बत के ऊपर आक्रमण होगा। तो ये इसलिए अब क्या करता है ब्रिटिश भारत, दिमाग लगाता है कि क्यों ना हम तिब्बत के साथ, क्योंकि 1912 में जब तिब्बत खुद को स्वतंत्र घोषित किया 13वें दलाई लामा के साथ, है ना, तो 13वें दलाई लामा ने जब तिब्बत को स्वतंत्र घोषित किया तो ब्रिटिश भारत मौका खोजता है कि भैया हम क्या करते हैं कि तिब्बत और भारत के बीच एक लाइन खींच लेते हैं, एक बॉर्डर खींच लेते हैं, ताकि अगर एक बॉर्डर मिल जाएगा तो ब्रिटिश भारत का जो ये सीमा है, उत्तरी सीमा, वो क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। ब्रिटिश भारत का जो ये उत्तरी सीमा है वो क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। साथ साथ क्या करेगा कि तिब्बत की स्थिति को पहले परिभाषित करना पड़ेगा और स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करनी होगी, जिससे यह साबित हो सके कि तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। चीन का इस पे कोई दावा या धावा नहीं होना चाहिए और चीन का कोई धिपत्य तिब्बत पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीन का उस वक्त जो नजदीकी था वो रसिया के साथ। तो ब्रिटिश भारत को यह डर लग रहा था कि रसिया के साथ चीन कभी तिब्बत पर आक्रमण कर सकता है। इसके लिए हम पहले क्या करें, तो ब्रिटिश भारत दिमाग लगाया क्यों ना हम एक लाइन खींच लें, है ना, एक बॉर्डर बना लें, किसके साथ, तिब्बत के साथ। अब इसके लिए ब्रिटिश भारत दिमाग लगाता है कि 1914 में ब्रिटिश भारत क्या करता है, एक त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाता है जिसको बोलते हैं शिमला सम्मेलन। तो शिमला सम्मेलन 1914 में बनाया था, क्योंकि 2 साल पहले ही तिब्बत खुद को क्या बनाया था, स्वतंत्र घोषित किया। अब इस शिमला सम्मेलन में त्रिपक्षीय सम्मेलन होता है जिसमें ब्रिटिश भारत होते हैं, तिब्बत होते हैं और चीन होते हैं। ब्रिटिश भारत होते हैं, तिब्बत होते हैं और कौन होते हैं, चाइना होते हैं। अब इसमें यह तय होता है कि भैया कि तिब्बत के 2 भाग होंगे। एक होगा क्या, बाहरी तिब्बत, जिसपे जो शासन करेगा कौन करेगा, 13वां दलाई लामा करेगा, और 13वां दलाई लामा शासन भी करेगा। साथ साथ क्या करेगा कि तिब्बत पर किसी भी चीनी गणराज्य की सेना, तिब्बत में किसी भी चीनी गणराज्य की सेना नहीं रहेगी। तिब्बत का अपना खुद का सेना होगा, खुद का ये देश होगा और खुद ये डिसीजन ले सकता है कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसी तरह से जो दलाई लामा के क्षेत्र में आया उसको बोला गया बाहरी तिब्बत। क्या बोला गया, बाहरी तिब्बत। और जो चीनी गणराज्य के पास आया उसको बोला गया भैया आंतरिक तिब्बत बोला गया। जो चीन के प्रभाव में रहा उसको आंतरिक तिब्बत बोला गया, और जो दलाई लामा के प्रभाव में रहा उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया कि भैया बाहरी तिब्बत। साथ साथ ये जो मैकमोहन रेखा जो खींचा गया था तिब्बत और भारत के बीच, तो ब्रिटिश भारत और बाहरी तिब्बत के बीच जो सीमा रेखा परिभाषित की गई थी मैकमोहन रेखा, इसकी लंबाई जो निर्धारित की गई थी 890 किलोमीटर निर्धारित की गई थी। साथ साथ इसमें यह तय किया गया था कि चीन कभी भी तिब्बत को अपना आधिपत्य नहीं मानेगा और तिब्बत को स्वायत्तता को मान्यता देगा, और सेना चीन कभी भी तिब्बत में नहीं भेज सकता है। ये कब की बात है, ये बात है 1914 के आसपास। आप 1914 के आसपास अगर देखिएगा ये सारे बातें तय होती है, और तय होने के बाद देखिएगा क्या क्या होता है कि यहां पर जब ये सम्मेलन होता है तो ये सम्मेलन में जब ये सब सारी बातें तय होती है, तो ये बातें तय होने के बाद चाइना और तिब्बत के बीच, भारत और तिब्बत के बीच
मैकमोहन रेखा पर तिब्बत तो हस्ताक्षर कर देता है, लेकिन चाइना मैकमोहन रेखा लाइन को मानने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है और इस पे हस्ताक्षर नहीं करता है, क्योंकि चाइना को लगता है कि तिब्बत चाइना का हिस्सा है, इसीलिए चाइना इस सम्मेलन में भाग तो लेते हैं, लेकिन चाइना इस पे हस्ताक्षर नहीं करता है कि हम मैकमोहन लाइन को मानेंगे। लेकिन ब्रिटिश भारत उस वक्त ताकतवर थी, है ना, ब्रिटिश भारत बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिसके कारण चाइना का उस टाइम कुछ चलता नहीं है। और उसके बाद आगे चल के देखिएगा, बार बार ये चाइना के द्वारा बार बार ये क्लेम किया जाता है कि चीन ने सीमा रेखा पर आपत्ति जताई है और कभी भी चाइना मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है। और अगर मैकमोहन रेखा को मानेगा अगर चाइना, तो भैया अरुणाचल प्रदेश के हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहता है। आगे चल के अगर देखें तो आगे चल के परिणाम ये होता है कि 1912 के बाद, 12 के बाद की बात अगर करें तो 1912 के बाद क्या होता है, यहां पर आपको थोड़ा सा देख लीजिए मैप पे, तो ये आपका आंतरिक तिब्बत है और ये बाहरी तिब्बत, ये दलाई लामा का तिब्बत है। और ये जो लाइन है, तो ये लाइन है आपका क्या, ये लाइन कहलाएगा क्या भैया, मैकमोहन रे लाइन। कौन सा लाइन कहलाएगा, मैकमोहन लाइन। आगे अगर देखें तो यहां पर थोड़ा सा एक चीज देखने को मिलेगा कि भैया कुछ दिन के बाद 1950 के आसपास, 1950 के बाद ये मैकमोहन लाइन है, देख लीजिए पहले, है ना, ये क्या है, मैकमोहन लाइन। और यही लाइन जो है ब्रिटिश भारत और तिब्बत को क्या करता है, अलग करता है। और इसका जो निर्धारित हुआ मैकमोहन लाइन का 1914 में हुआ था। और इस लाइन को, मैकमोहन लाइन को, इस मैकमोहन लाइन को जो बनाया गया था, तो वो बनाया गया था शिमला समझौता के तहत। और तिब्बत के प्रतिनिधि इस पे क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत अब तिब्बत के प्रतिनिधि जब हस्ताक्षर करेंगे तो भैया उस वक्त ब्रिटिश भारत, क्योंकि तिब्बत पर उस वक्त किसी चाइना का या किसी देश या चाइना का कब्जा बिल्कुल भी नहीं था और तिब्बत उस वक्त स्वतंत्र था। इस तरह से मैकमोहन जो लाइन है के अनुसार अरुणाचल प्रदेश क्या है, हमारा अभिन्न अंग है, हमारे देश का अभिन्न अंग है। अब यहां पर देखिएगा, लेकिन चाइना बार बार इस समझौता को क्या करता है, चीन इस समझौता से इनकार करता है, चीन इस रेखा को नहीं मानता है। और तिब्बत के समय वो बोलता है कि तिब्बत उस वक्त चाइना का हिस्सा था, ना कि स्वतंत्र था। चाइना क्या था, चाइना का हिस्सा था तिब्बत, ना कि स्वतंत्र। और भारत ये बोलता है कि भैया तिब्बत स्वतंत्र राष्ट्र था और हम शिमला समझौता को मानते हैं। तिब्बत उस वक्त 13वें दलाई लामा खुद अपनी मर्जी से ये बॉर्डर को माना था, ये बॉर्डर को माना था। सीमा पर आज भी तनाव बना हुआ रहता है ना, उस सीमा को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्या बोलते हैं उसको, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आगे की अगर बात करें तो हुआ ये, आगे की बात अगर करें तो हुआ ये, देखिए यहां पर कि 1950 के आसपास, 1950 के आसपास चाइना का जो राष्ट्र अध्यक्ष बनता है वो बनता है माओ से तुंग। कौन बनता है, माओ से तुंग। अब माओ से तुंग दिमाग क्या लगाता है, 1950 के आसपास माओ से तुंग 1950 में भैया, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश, देखिए 14 में थोड़ा सा अगर समझिएगा तो 14 में ब्रिटिश का कब्जा था, जिसके कारण से ब्रिटिश के कब्जा होने के कारण से कि भैया चाइना तिब्बत के ऊपर आक्रमण नहीं करता है, क्योंकि ब्रिटेन चाह रहा था कि तिब्बत क्या बने, बफर जो स्टेट बने। इसलिए 14 में उस वक्त संन्यास, नया नया तो उस वक्त स्वतंत्रता मिलती है चाइना को किंग राजवंश से, तो चाइना उस वक्त इतना ताकतवर नहीं था कि तिब्बत पर आक्रमण करके तिब्बत को मिला सके। तो चाइना वेट करता है, और चाइना जब वेट करता है तो 1950 में जब माओ से तुंग चीन के राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं, संन्यास सेन के बाद देखिएगा माओ से तुंग, तो माओ से तुंग क्या करते हैं 1950 में, क्योंकि 1947 के आसपास भारत को क्या मिल जाती है, आजादी। और भारत को जब आजादी मिलती है तो क्योंकि भारत को जब आजादी मिलने के बाद ब्रिटेन क्या करता है कि भारत को छोड़ के चला जाता है ब्रिटेन। तो भारत छोड़ के ब्रिटेन जब चला जाता है तो यहां पर 47 में छोड़ के जाने के बाद, ब्रिटेन को छोड़ के जाने के बाद
3 साल के बाद, महज कितने साल, 3 साल के बाद क्या करता है कि चाइना कि जो राष्ट्र अध्यक्ष थे माओ सेतुंग, उन्होंने क्या करता है, तिब्बत पर 1950 में आक्रमण कर लेता है। और 1950 पर जब तिब्बत पर आक्रमण होता है और 1950 में आक्रमण करने के साथ तिब्बत को चीन में क्या करता है, मिला लेता है। और 17 सूत्रीय समझौता होता है और चाइना के समक्ष उस वक्त तिब्बत जो है मजबूरन 17 सूत्रीय हस्ताक्षर पर तिब्बत हस्ताक्षर करता है, 17 सूत्रीय प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करता है तिब्बत, और तिब्बत किसका हिस्सा हो जाता है, चीन का। अब इसी 17 सूत्रीय प्रस्ताव पर हस्ताक्षर के बाद चाइना दावा करता है कि भैया मैकमोहन लाइन, वो लाइन क्या है, बिल्कुल गलत है। और इस 17 सूत्रीय प्रस्ताव हस्ताक्षर के में यह दावा करता है चाइना कि चीन अरुणाचल प्रदेश जो है वो दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। लेकिन भारत यह दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का भिन्न अंग है। और 1914 में ब्रिटिश भारत के समय जो तिब्बत और भारत के बीच जो हस्ताक्षर या मैकमोहन लाइन हुआ, मैकमोहन लाइन खींचा गया, वो बिल्कुल सही है और इस तरह से अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। लेकिन चाइना आज भी तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा बताता है, किसको, अरुणाचल प्रदेश को। अब थोड़ा सा देखिएगा, तिब्बत अब किसके हाथ में चला गया, तिब्बत हाथ में चला गया किसका, चाइना। अब इस बात यहां पर बार बार उठता है, क्या उस वक्त प्रधानमंत्री नेहरू क्या कर रहे थे, प्रधानमंत्री नेहरू क्या कर रहे थे, क्यों तिब्बत को जाने दिया? अरे भैया उस वक्त देश को आजादी नहीं मिली थी, चुनाव भी सही से नहीं हुआ था, क्योंकि चुनाव भी 1951-52 में हुआ था। तो 1951-52 में हम लोग उस वक्त युद्ध लड़ने के लिए सक्षम नहीं थे कि चाइना से हम युद्ध कर सकें, जो तिब्बत को बचा लेंगे, बफर जोन में हम रखेंगे। अगर तिब्बत नहीं जाता उस वक्त, तो आज भारत पे जो क्लेम करता है चाइना कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तो भैया आज वो नहीं कर पाता। लेकिन उस वक्त भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी, क्योंकि भारत में बहुत भुखमरी, क्योंकि और उस वक्त पाकिस्तान का बंटवारा भारत को बहुत आंतरिक कमजोर कर दिया था, जिसके कारण से उस वक्त चाइना से हम लोग लड़ नहीं पाए। लेकिन उसका परिणाम यह हुआ, जब तिब्बत हमारे हाथ से निकला तो 1962 में लड़ाई होती है। और 1962 की लड़ाई में देखिएगा क्या, तो 1962 की लड़ाई में हमको भैया ऑक्साई चीन को गंवाना पड़ता है, अर्थात भारत का एक और हिस्सा 1962 की लड़ाई में भारत के हाथ से चला जाता है। यह लड़ाई भारत के हाथ से जाने का जो मुख्य कारण रहा कि 1954 में भारत और चीन के बीच एक समझौता होता है, जिसको बोलते हैं पंचशील समझौता। पंचशील, और पंचशील समझौता का माओ सेतुंग उल्लंघन करता है, और तिब्बत के बाद जो है भारत के ऑक्साई चीन को क्या करता है, हड़प लेता है। हड़प लेने के बाद अगर देखिएगा, तो अब यहां से अब उसका जो नजर है चाइना का, वो नजर किसके ऊपर है, वो नजर भारत के अरुणाचल प्रदेश के ऊपर है। भारत की कहां है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर है, और वो शिमला समझौता को मानने से क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है। अब भारत को क्या चाहिए, तो भारत को चाहिए क्या, तो भारत को यहां पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और भारत को क्या करना चाहिए कि तिब्बत के मुद्दों को बताना चाहिए वर्ल्ड लेवल पर, जब वो वर्ल्ड विश्व लेवल पे बताना चाहिए कि भैया तिब्बत एक स्वतंत्र देश था कभी, और ताइवान एक स्वतंत्र देश है, और चाइना तिब्बत को, ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना अभिन्न अंग मानता है, और उसी का हिस्सा अरुणाचल प्रदेश को भी बताता है। तो ये भारत के लिए थोड़ा सा यहां पर चाइना के खिलाफ भारत क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। 56 इंच का जो सीना है 26 इंच का हो जाता है, थोड़ा सा यहां पर जो है ना 56 से 62 इंच करने का जरूरत है। यहां पर थोड़ा सा आगे क्या देखिएगा कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए, भारत सरकार क्या कर रहा है, चाइना अब क्या करने लगा, चीन की जो हरकतें देखिएगा भारत की सीमा पर क्या क्या हो रहा है, तो ये चीन क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश में, ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसके जगहों के नाम आज चाइना क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। यानी ये अपने मैप में दिखाता है अरुणाचल प्रदेश को, और अरुणाचल प्रदेश में चाइना क्या करते हैं, कई शहरों के नाम, गांवों के नाम, पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम बदलकर नया लिस्ट जारी करता है। इस पे भारत सरकार को कड़ा आपत्ति जताना चाहिए, और ये बताना चाहिए हांगकांग मेरा है,
तब इसको समझ में आएगा भैया कि तुम किसी दूसरे क्षेत्र को जब अपना बताते हो तो हांगकांग हमको दे दो, और बताना चाहिए तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ना कि चाइना का हिस्सा। और यह भी बताना चाहिए कि भैया दलाई लामा की बात करें तो दलाई लामा किसकी फेवर में काम कर रहे हैं, तो दलाई लामा जो हमारे 14वां दलाई लामा है वो आज भी हमारे धर्मशाला में रहते हैं। तो यहां पर देखिएगा क्या अरुणाचल प्रदेश के इस साजिश को जो चाइना के द्वारा किया जा रहा है उसको भैया बेनकाब करने के लिए दलाई लामा को आगे आना चाहिए, आगे करना चाहिए और बताना चाहिए कि भैया कि चाइना का जो तिब्बत क्षेत्र है वो दलाई लामा का, दलाई लामा किसके फेवर में काम कर रहा है, भारत के फेवर में। और दलाई लामा को हम लोग संरक्षित किए हैं, आज भी दलाई लामा का मांग करता है कि दलाई लामा को हमको सौंप दो चाइना के द्वारा। तो याद रखिएगा, साथ साथ बीच बीच में चाइना क्या करता है, चीन क्या करता है, अक्सर अपने नक्शों में अरुणाचल प्रदेश और ऑक्साई चीन को चीन का हिस्सा दिखाता है, और जिसका भारत बहुत कड़ा विरोध भी करता है कि भैया तुम्हारा कैसे हिस्सा दो। और साथ साथ हद तो तब हो जाती है कि जब चाइना के अरुणाचल प्रदेश के लोग चाइना जाते हैं, जब चाइना के लिए अरुणाचल प्रदेश के लोग जाते हैं काम करने के लिए या खेलने के लिए, तो चाइना अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को भारत के वीजा का मान्यता नहीं देता है, और उसके लिए चाइना क्या करता है, स्टेपल्ड वीजा लगाता है। अर्थात ये हुआ चीन बताता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का, चीन का हिस्सा है और आपको वीजा जो लेना है, वीजा लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए क्या लाता है, स्पेल्ड वीजा लाता है, स्टेपल्ड वीजा लाता, क्या आता है, स्टेपल्ड वीजा। तो स्टेपल्ड वीजा का कड़ा विरोध करना चाहिए भारत को, और बताना चाहिए कि तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, लेकिन भारत यहां थोड़ा सा सॉफ्ट देखने को भारत यहां पर देखिएगा कि भारत थोड़ा सा सॉफ्ट रुख दिखाता है। साथ साथ भारतीय पासपोर्ट पर सीधा मोहर लगाने के बजाय अलग से कागज पर वीजा देता है कौन, चाइना। इसीलिए अलग से जब कागज पर वीजा देता है, क्योंकि भारत के वीजा को क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश के नागरिक के लिए भैया बैन है, यानी भारत का वीजा उसमें काम नहीं करेगा, इसके लिए अलग से वीजा देता है कागज के रूप में, और उसी को क्या बोलते हैं, स्टेपल्ड वीजा। क्या कहते हैं, स्टेपल्ड। तो अब चाइना से भी अगर कोई आए तिब्बत से, तो उसको बताना चाहिए कि तिब्बत जो है भारत का हिस्सा है और तुमको भी क्या लगेगा, स्टेपल्ड वीजा। लेकिन चाइना इतना डेवलप है कि चाइना के लोग को भारत आने की जरूरत नहीं है, चाइना बहुत आगे है भारत के मुकाबले। और भारत सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि अगर चाइना के लेवल को, चाइना के कह सकते हैं कि चाइना को अगर नहीं रोका जा सके, नहीं रोका जा गया, तो आगे चलकर भारत के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा चाइना, क्योंकि हमारे लिए जो चाइना है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब थोड़ा सा देखिएगा, तब भारत सरकार के द्वारा भी ये अरुणाचल प्रदेश के एवज में जो चाइना का जो रुख है ना, चाइना का जो रुख है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का चीन का हिस्सा है, तो उसके लिए भारत सरकार भी अरुणाचल में बहुत सारे काम कर रहा है। यहां पे क्या कर रहा है भारत सरकार, सड़कें और टनल बना रहा है। उसी में आपका एक है क्या, ताकि सड़क से सेना और भारी हथियार क्या कर सके, भारत के आंतरिक क्षेत्रों से भारत के बॉर्डर क्षेत्रों तक पहुंचा जा सके, यानी बड़े बड़े टैंक, हथियार, और इस टनल के जरिए चीन के बॉर्डर तक पहुंचाया जा सके, जिसको वो सेला टनल। उसी में एक टनल क्या है, सेला टनल। और ये आधुनिक सुरंगें बनाई जा रही है, जिसके माध्यम से भारत का स्थिति थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश में कम मजबूत होता दिख रहा है। साथ साथ क्या देखिएगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये भारत का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिसके तहत चीन के सीमा से सटे भारतीय राज्य, भारतीय गांव के विकास के लिए सरकार वहां बिजली, पानी, सड़क, 5G इंटरनेट पहुंचा रही है ना। ये बहुत अच्छा बात है कि भैया अगर ये चीज होगा, अगर वहां पे नागरिक बसेंगे, तो चाइना का जो दावा है वो बेबुनियाद साबित होगा। साथ साथ करें सेना की भारी तैनाती, एलएसी पे क्या करना होगा, भारतीय सेना को एलएसी पर बहुत हाई अलर्ट पर जारी रखना होगा, और चीन की किसी भी चालबाजी का करारा जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। भारतीय सेना को क्या करना पड़ेगा, हर हमेशा चाइना के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे खतरनाक है वो कौन है, चाइना, ना कि पाकिस्तान। तो आगे चल के अगर देखें, यहां पर देखिएगा कि भारत और चाइना के दृष्टिकोण से देखें, तो चीन के लिए भारत को क्या क्या कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले हिंद महासागर को
बहुत ज्यादा मजबूत करना होगा, और वहां पर भारतीय नौसेना को बहुत क्या करेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में तैनाती करनी होगी। साथ साथ यहाँ पर पनडुब्बियों का भी बहुत ज्यादा तैनाती करना होगा। साथ साथ यहाँ का जो रडार है, तो यहाँ पर रडार की भी तैनाती बहुत ज्यादा करनी होगी, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कौन सा जहाज चाइना में घुसपैठ कर रहा है, कौन से सबमरीन, कौन सा पनडुब्बी भारत के अंदर, भारत की समुद्र सीमा में प्रवेश कर रहा है। तो इस एरिया को, भारत के समुद्री एरिया को, खास करके हिंद महासागरीय एरिया को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाना होगा, और यहां पर बहुत अच्छे रडार लगाने होंगे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या चीन हमारे समुद्र के नीचे, यानी हमारी समुद्री सीमा के नीचे हमारा रैकी तो नहीं कर रहा है, हमारा जासूसी तो नहीं कर रहा है। तो यहां पर थोड़ा सा उन्नत किस्म का रडार लगाना पड़ेगा भारत को। साथ साथ इस एरिया को, जो हमारा चिकन नेक है, जो चिकन नेक बहुत पतला रास्ता है, और इस पतले रास्ते को चाइना अक्सर चाहता है कि हम अगर इसको काट देंगे तो अरुणाचल प्रदेश ऑटोमेटिक हमारा हो जाएगा। तो इस चिकन नेक को हमें थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है। साथ साथ क्या करेगा कि इस एरिया को हमको सुरक्षित रखना पड़ेगा, चिकन नेक को। अगर चिकन नेक हाथ से गया तो ये पूरा उत्तर भारत हाथ से जा सकता है। अभी फिलहाल बांग्लादेश के साथ भारत की स्थिति क्या है, बहुत ज्यादा नाजुक है। तो चिकन नेक को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना, चिकन नेक पे भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। साथ साथ क्या करना पड़ेगा, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा चाइना का सामान आयात करते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि भारत का और चाइना के बीच जो व्यापार घाटा है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब व्यापार घाटा बढ़ेगा तो भारत का मुद्रा का वैल्यू क्या होगा, गिरेगा चीन के मार्केट में। ये भी थोड़ा सा समझना। नई नई योजनाएं लानी पड़ेगी, जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग का भैया हब बनाना पड़ेगा भारत को, तब जाके कहीं ना कहीं भारत मजबूत होगा चाइना के अकॉर्डिंग। साथ साथ क्वाड देश के जो जितने मेंबर हैं, तो क्वाड देश के मेंबर को भी क्या करना, क्वाड देश के मेंबर के साथ मिलकर, है ना, भारत को क्या करना, दक्षिणी चीन सागर में एक अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि एक प्रेशर दक्षिण चीन सागर में बनाया जा सके। इसके द्वारा अमेरिका, जापान के द्वारा मिलकर करके। साथ साथ अगर और क्या देखिएगा कि भैया इस एरिया को, अंडमान निकोबार के एरिया को भी भारत को बहुत ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है, और इस एरिया में भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना तीनों का बेस बनाने की जरूरत है, ताकि कभी भी अगर वार होता है तो इस एरिया के जरिए हम मलक्का स्टेट को क्या कर सके, ब्लॉक कर सकें। क्या कर सकें, ब्लॉक कर सकें। तो ये सब योजनाओं के माध्यम से हम चाइना पे दबाव बना सकते हैं। और एक बात तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बात है वन चाइना पॉलिसी। कौन सा है, वन चाइना। वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना दावा करता है कि तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा है, और ताइवान भी चीन का हिस्सा है। अब वन चाइना पॉलिसी का डायरेक्ट यहां पर विरोध करना पड़ेगा कि भैया वन चाइना पॉलिसी को हम नहीं मानते हैं, और हम तिब्बत ताइवान से व्यापार करेंगे। तो यहां पर भारत को क्या करना चाहिए, ताइवान के साथ बहुत ज्यादा अच्छा संबंध बनाना चाहिए, और उसके साथ व्यापार करना चाहिए, ताकि चाइना का जो वन चाइना पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी है ताइवान का, कि भाई वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को जो है चाइना अपना हिस्सा मानता है, और वही वन चाइना पॉलिसी के तहत तिब्बत को भी अपना हिस्सा मानता है। और तिब्बत किसका हिस्सा है, दक्षिणी तिब्बत का। तो वन चाइना पॉलिसी के कारण जो है अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना हिस्सा मानता है। इसीलिए वन चाइना पॉलिसी को खरा विरोध करना पड़ेगा, खुल के विरोध करना पड़ेगा भारत को, और वर्ल्ड के मंच पे बताना पड़ेगा, वर्ल्ड लेवल पे बताना पड़ेगा तिब्बत कभी स्वतंत्र राष्ट्र था, और ताइवान भी एक स्वतंत्र देश है, चीन का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। तब जाके कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर दबाव बन सकता है, और अपने हथियार का, अपना हथियार का जो भैया जो है, जो भी चाइना का दुश्मन है, जैसे ब्रह्मोस वगैरह सब मिसाइल है, जो भी चाइना का दुश्मन है दक्षिणी चीन सागर में, फिलीपींस वगैरह सब देखिएगा, है ना, जापान वगैरह सब जो है, ये आपका मंगोलिया सब जो है, ये सब एरिया में अपना हथियार को दे देना चाहिए, ताकि ताइवान को दे देना चाहिए, ताकि चाइना के साथ जब भी वार हो तो इन हथियारों का यूज हो, है ना, जिससे एक प्रेशर बनेगा कि नहीं भारत भी क्या कर रहा है, आप खुल के टक्कर दे रहा है। यहां पर यह चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ये चाइना क्यों आखिर अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है। तो ये मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा। कोशिश किए कि आपको अच्छे तरीके से बताएं और समझाएं, और इसी तरह से ये रोचक वीडियो हम हर बार लाएंगे कुछ नए तरीके से।
नए अंदाज में। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हेलो।